डायबिटीज के मरीजों में एक्सरसाइज करने से फायदा होता है, इस बात की जानकारी तो अवश्य रहती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डायबिटीज के मरीजों को ये बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से कौन सी एक्सरसाइज करने से उनको बेनिफिट ज़्यादा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव फूड को एज ए मेडिसिन के रूप में यूज करके बीमारियों को ठीक करने की सलाह देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक डायबिटीज के मरीजों के लिए किए जाने वाले एक्सरसाइज को लेकर है। डायबिटीज के मरीज अक्सर ये समझा करते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमें फायदेमंद होता है। बात तो सही है, लेकिन किस प्रकार की जाने वाली एक्सरसाइज फायदेमंद होती है, आज हम इसी सब बारे में बात करेंगे। और जब भी हम डायबिटीज रिवर्सल की बात करते हैं तो उससे पहले आपको डायबिटीज के बारे में भी जानकारी होना जरूरी होता है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पीछे के भी हमारे अलग अलग वीडियो को देखेंगे, जिसमें हम एजुकेशन 1, 2, 3, 4 ऐसा अलग अलग वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप में समझाने के लिए अलग अलग टॉपिक पर हमने बनाया हुआ है। अगर उसको आप देखते हैं तो आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा होगा और आपको बात भी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स यूज होते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे टर्म्स आपको समझ में नहीं आते। तो इस तरह से अगर आप रियल में इच्छुक हैं, आप जानना चाहते हैं डायबिटीज़ के बारे में और डायबिटीज़ को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे एक एक वीडियो को अगर आप अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपका नॉलेज और आपका जो समझने की क्षमता है ये पहले से ज़्यादा हो जाएगी। आप उसको समझ सकते हैं कि आखिर रियल में हम डायबिटीज़ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और वो भी बिना दवाइयों के। तो दोस्तों, जब भी डायबिटीज़ की बात आती है तो वहाँ पर डायबिटीज़ होता क्या है, इसे जानना सबसे ज़रूरी है। जब भी हम कोई भी भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्ब रिच फूड हम ज़्यादा खाते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने के बाद उसका एक्चुअल डेस्टिनेशन सेल होता है, उसे सेल तक पहुँचना होता है। तो डाइजेस्ट होकर के ब्लड में जाता है और ब्लड से सेल्स तक पहुँचाने के लिए काम करता है वहाँ पर मीडिएटर का, उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज नाम की एक ग्लैंड होती है जिससे वो सिक्रीट होता है, और ये हार्मोन उस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है। और होता क्या है कि जब हम ठीक ठाक रहते हैं, हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है और ना ही हमें किसी बारे में कुछ जानकारियां होती है, तो हम अपने तरीके से अपने मर्जी से बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी खाया पिया करते हैं, खाते पीते रहते हैं। और उस हमारे भोजन में आप देखेंगे कि अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, और यही कार्बोहाइड्रेट ब्लड में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और उस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए जो इंसुलिन आता है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं, जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उतना ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है बॉडी को, शरीर को हमारे उतना ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। अब जब हमारी बॉडी हमेशा ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगती है तो इंसुलिन एक हार्मोन है और हमारे बॉडी में हमेशा इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा रहने लगती है, जिसे हम हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं। और यही हाइपर इंसुलिनीमिया बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से जाने जाने वाली बीमारियों के लिए कारण बनता है। तो आप कभी भी गूगल में डालेंगे, गूगल में चेक करेंगे कि हाइपर इंसुलिनीमिया वर्सेस ब्लड प्रेशर, हाइपर इंसुलिनीमिया से क्या क्या हो सकता है, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाइपर इंसुलिनीमिया किस तरह से हमारे लिए बॉडी में एक कारण बनती है, जो अलग अलग बीमारियां हमारे सामने आती हैं। बट होता क्या है कि वो तुरंत दिखता नहीं है, एकदम एक झटके में आपको नहीं समझ में आता है। तो कार्बोहाइड्रेट का किया हुआ इनटेक इंसुलिन को बढ़ाता है, और कुछ समय के बाद ये, चूंकि हम कंटिन्यू 20 साल, 30 साल, 25 साल ये इनटेक हमारा कंटिन्यू चलते रहता है, और 35-40 साल की उम्र होते होते हमें ये देखने को मिलता है कि इंसुलिन हमारे बॉडी में ज़्यादा होते हुए भी वो काम नहीं करता है, या कभी कभी हम पैंक्रियाज को ज़्यादा ओवरवर्क कराने की वजह से पैंक्रियाज इंसुलिन बनाने की उसकी क्षमता कम हो जाती है, पैंक्रियाज कम इंसुलिन बनाने लगता है, और उस कंडीशन में या तो इंसुलिन कम बनने लगता है, या इंसुलिन बना होने के बावजूद भी, ज़्यादा इंसुलिन होने के बावजूद भी वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, प्रतिरोध हो जाता है, वो रेजिस्टेंस दिखाता है। यानी सेल और इंसुलिन के बीच में एक रेजिस्टेंस होता है, सेल बोलता है मुझे ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, एक प्रतिरोध दिखाता है, और उस समय ये प्रतिरोध इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसुलिन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होते हुए भी वो इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स तक नहीं डाल पाता है, और उस समय हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहने लगता है, और हम तब जब चेक कराते हैं तो मालूम पड़ता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, और इसी को हम समझ करके चलने लगते हैं कि अब ये ग्लूकोज बढ़ गया और अब हमें डायबिटीज हो गई। और तब जब हमें डॉक्टर हमें सलाह देता है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाने में थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में खाने में कंट्रोल क्या करना चाहिए उसकी जानकारी आपको नहीं होती है।
आपको शुरुआत में जब पहली बार मालूम पड़ा कि डायबिटीज़ हो गई, तो वहाँ पर अगर आप गोलियों की बजाय आप अगर अपने डाइट में, अपने लाइफ में चेंजेस कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं, तो आपको गोलियों से बचने का रास्ता मिल जाता है। तो आप वहाँ पर गोलियों से बच सकते हैं और ज़िंदगी भर गोलियों से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी आप बच सकते हैं। आपने कभी देखा है, कभी सुना है कहीं कि जब आपको गोली दी जाती है, गोली से शुरुआत होती है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की, तो किसी ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट होते हुए आपने देखा है कि उसका इलाज हो गया और ठीक हो गया, उसकी डायबिटीज़ ठीक हो गई? जब गोलियों से बीमारी ठीक होती नहीं है, तो फिर आखिर हम उसी सिस्टम के पीछे क्यों भागते हैं? इस बात को भी आपको समझने की ज़रूरत है। आज अगर आप नहीं समझेंगे इस बात को कि जो सिस्टम आपको कभी ठीक नहीं करता है, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि आपको बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया जाएगा, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, दवाइयों के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं और हम अलग-अलग तरीके से अलग-अलग ढंग की बीमारियाँ बटोरते रहते हैं और साथ में हम गोलियों का भी प्रयोग बढ़ाते रहते हैं। तो मतलब बीमारियाँ ठीक कहाँ हो रही हैं? बीमारियाँ ठीक किसकी हुई? और अगर जिस सिस्टम से हमारी बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही हैं, हम उसी सिस्टम के पीछे भागते भी रहते हैं, तो आखिर इसमें गलती किसकी है? गलती तो हमारी है ना। कहीं न कहीं हम समझते नहीं हैं बात को और ना ही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम हमेशा शॉर्टकट खोजते हैं। और मैं शॉर्टकट के बारे में एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी सिस्टम में शॉर्टकट नहीं है। अगर आप हेल्थ चाहते हो या वेल्थ चाहते हो, अगर आप दोनों में अगर आप शॉर्टकट भागने की कोशिश करोगे, तो आप कहीं न कहीं अपना नुकसान करोगे। तो दोस्तों, इस बात को आज नोट करके रखिए कि किसी भी फील्ड में कहीं भी शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट मिलेगा ही नहीं आपको। तो आप शॉर्टकट की जगह जब आप जाएँगे, तो आपको ना ही हेल्थ मिलेगा और ना ही वेल्थ मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि हम उसी शॉर्टकट के चक्कर में, गोलियों के चक्कर में लटक जाते हैं, अटक जाते हैं और गोलियाँ खाते हुए हम पूरी लाइफ अटके ही रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपनी इस जीवन रूपी गाड़ी को कहीं न कहीं इस तरह से खड़ा कर देते हैं, ऐसे गैराज में खड़ा कर देते हैं कि जो गैराज हमें किसी भी हाल में कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाता है और अल्टीमेटली हमें डेथ तक की बातों को समझाया जाता है कि अब तो इतना साल हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतना कंट्रोल हुआ, ये किया हमने, वो किया, इतनी साल आपकी लाइफ को हमने बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मैं ये दावे से बोल सकता हूँ कि अगर जिस दिन आपको ये डायबिटीज हो या किसी प्रकार की बीमारियों से, इस तरह की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से जाने जाने वाली बीमारियों के कांटेक्ट में या के चक्रव्यूह में अगर आप जब आते हो पहली बार और उसी समय आप ये समझ लेते हैं, ये जान लेते हैं कि ये बीमारियां हमारे कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खाने पीने की वजह से हुई है, और हम वहाँ पर अगर चेंजेस कर लेते हैं तो हम जिंदगी भर इससे ज़्यादा कहीं अच्छे ढंग से जी सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज गोलियों का सहारा लेकर के हम केवल जिंदगी जी सकते हैं, इंजॉय कभी नहीं कर सकते हैं। अगर हम गोलियों के सहारे रहेंगे तो केवल जिंदगी काट सकते हैं, समय को निकाल सकते हैं, लेकिन इंजॉय की बात करें तो वहाँ पर कहीं भी आपको इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। आप ऐसे मरीजों से मिलिए जो 20 साल से गोलियां खा रहे हैं, 10 साल से गोलियां खा रहे हैं, उनको पूछिए कि कितने लेथर्जिक फील कर रहे हैं। उनके बॉडी में ऐसा लगता है कि ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है शरीर में। गोलियां वो खा रहे हैं, जिंदा तो है लेकिन किसी काम के नहीं, किसी लायक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर समय रहते आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि फूड को किस तरह से मेडिसिन के रूप में यूज करके हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और ठीक ही नहीं, साथ साथ में हम जिंदगी भर अच्छे ढंग से लाइफ को जी सकते हैं, इंजॉयमेंट के साथ में रह सकते हैं, तो फिर वहाँ इस सिस्टम में समझने में बुराई क्या है, लगता क्या है? ये सब चीज़ों को समझ करके अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन तो कहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारी तो आदत पड़ी है, हम गोलियों के पीछे भागते हैं, हम उस गैराज के पीछे भागते हैं जो गैराज हमें कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं देता है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक था एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे यहाँ पर। एक्सरसाइज किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद होती है और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, यहाँ पर आप एक एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात आपको बड़े आसानी से समझ में भी आ जाएगी। आप देखते होंगे कि कोई मैराथन की दौड़ में 200, 400 बहुत लंबी दूरी की दौड़ लगाता है, और उस लंबी दूरी की दौड़ में आप देखते होंगे कि मैराथन में किस तरह से रनिंग होती है। तो उस समय उस इंसान को आप देखेंगे कि उसकी बॉडी काफी लीन एंड थिन देखने को मिलेगी, उसके बॉडी में बॉडी मास नहीं देखने को मिलेगा, उसकी मसल्स उतनी देखने को नहीं मिलेगी, बट वो थिन और स्लिम मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपको दूसरी बात समझने की है कि आप ऐसे देखेंगे लोगों को, जो इंसान स्पीड में दौड़ रहा होता है, जब वो स्पीड में दौड़ रहा होता है तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे
कि उनके बॉडी का बॉडी मास ज़्यादा देखने को मिलेगा। उनकी जो मस्कुलर कैपेसिटी है, मसल्स की कैपेसिटी है, वो मसल्स ज़्यादा ग्रो होती है और ज़्यादा मस्कुलर दिखते हैं उनकी बॉडी। और यहाँ पर आपके दिमाग में आना चालू हो गया होगा कि ये मसल मास से क्या लेना देना है। तो मसल मास से लेना देना है, हम इसको आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा तीसरे लोगों को देखेंगे, जो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, खेतों में फावड़ा चलाते हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से कंटिन्यू तरीके से मेहनत करते रहते हैं, उनके भी आप देखेंगे कि बॉडी में मसल्स मास ज़्यादा देखने को मिलेगा, मसल्स ज़्यादा रहती है। या जो लोग वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, ज़्यादा वजन उठाने का काम करते हैं, या जिम वगैरह में भी आप देखेंगे कि जहाँ पर वेट लिफ्टिंग कराई जाती है, या ऐसे एक्सरसाइज कराई जाती है जहाँ पर कि मतलब शॉर्ट इंटरवल में वो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को ज़्यादा इंगेज करते हैं, बॉडी के मसल्स पार्ट को ज़्यादा इंगेज करते हैं, मसल्स को ज़्यादा एक्टिव रख करके करते हैं एक्सरसाइज। तो इस तरह की जाने वाली एक्सरसाइज से हमें ज़्यादा फायदा होता है। अब हम एक एक को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जब आप आराम आराम से रनिंग कर रहे होते हैं, या स्लोली स्लोली ठुमक ठुमक कर चलते रहते हैं, या घर से सुबह निकल करके मॉर्निंग वॉक के लिए आप निकलते हैं और वॉकिंग करके आप काफ़ी 2-2 4-4 किलोमीटर भी वॉक कर लिए रहते हैं, लेकिन उस तरह का किया हुआ वॉक आपके बॉडी में एरोबिक मोड में रहता है। एरोबिक का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई में आपकी बॉडी में काम चल रहा होता है। आप जब नॉर्मल तरीके से वॉकिंग कर रहे होते हैं तो उस समय आपके बॉडी में, यानी एरोबिक मोड में आपकी बॉडी रहती है, मतलब आपके सेलुलर लेवल पर जब हम देखेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई होती है, जिसे हम एरोबिक मोड बोलते हैं। तो जब आपकी बॉडी एरोबिक मोड में रहती है तो यहाँ पर यह किया हुआ एक्सरसाइज का मस्कुलर लेवल पर, मसल्स पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर आप मसल्स को इंगेज नहीं कर पाते हो। और आप जब दूसरी एक्सरसाइज करते हो जहां आप स्पीड में रनिंग करते हो, कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम में 100 मीटर, 150 मीटर, 50 मीटर आप काफी स्पीड में रन करते हो, और इस तरह आप बार बार इस तरह की रनिंग करते हो, 50-100 मीटर की रनिंग जब बार बार स्पीड में करते हो, तो वहां पर उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप देखेंगे कि आपके बॉडी में, आपके मसल्स को उस समय, उस पीरियड के लिए शॉर्ट ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का शॉर्टनेस वहां देखने को मिलता है, जिसे हम एनारोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। एनारोबिक एक्सरसाइज, वहां पर आप देखेंगे कि आपको दम लगने लगेगा और ऑक्सीजन की नीड ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की नीड जब ज्यादा होगी तो मसल्स को एक सोरनेस पैदा होगा। मसल्स को मतलब हम एक, जैसे सोरनेस की बात जब हम करें तो आप देखेंगे कि जब कभी ज्यादा फावड़ा चला देते हैं, जब भी हम ज्यादा खेतों में काम कर देते हैं, या हम कभी भी कोई ऐसी एक्सरसाइज कर देते हैं कि जिससे मसल्स पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो वहां पर आप देखेंगे कि उस मसल्स में पेन होने लगती है, मसल्स में दर्द होने लगता है, और ये दर्द होने का कारण होता है कि लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन होता है। और ये लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन क्यों होता है, जब हम इसे मेटाबॉलिक सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे तब ये बात की समझदारी ज़्यादा होगी, इस बात की क्लैरिटी ज़्यादा होगी कि ये लैक्टिक एसिड क्यों बनता है और ये हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है या क्यों ये फायदेमंद नहीं है। तो जब आप एक्सरसाइज इस तरह से कर रहे होते हैं और जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, यानी आपको पेन महसूस होता है, तो इस तरह की कई एक्सरसाइज करने के बाद होता क्या है कि मसल्स को और डेवलप करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मसल्स को ऐसा लगता है, मसल्स को ऐसी फीलिंग होती है कि मुझे और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए मुझे और डेवलप होना चाहिए। तो मसल्स ऑटोमेटिक, ये नेचर का जो एक प्रोसेस है, तो ये नेचुरल वे से हमारी मसल्स और ग्रो होती है, डेवलप होती है। तो आप देखेंगे कि जो लोग वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, ज़्यादा मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय उनकी मसल्स बनती है, और मसल्स बनने के क्या फायदे हैं वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। और इसे आप जब गूगल में जाकर के HIIT के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहां पर भी दिखेगा कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या है, इसे भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहली बात कि जब हम डायबिटीज रिवर्सल की बात करते हैं, तो डायबिटीज रिवर्सल में पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारे फूड में जो लिया हुआ कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लाइसेमिक लोड है, हमारे फूड का ग्लाइसेमिक लोड है, कम होना चाहिए। जब हम फूड का ग्लाइसेमिक लोड कम कर देंगे, वहां पर ग्लूकोज का इंटेक कम होगा, और उस कम इंटेक होने की वजह से वहां इंसुलिन की जरूरत कम पड़ेगी। तो आपके बॉडी में अगर कम इंसुलिन भी बन रहा होता है तो वहां पर आपका बॉडी का काम चल जाता है, आपको ज्यादा इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल्स हमेशा इंगेज होती है, एक्टिव तरीके से काम करते रहती है, उस कंडीशन में कुछ पार्ट जो है ग्लूकोज का विदाउट इंसुलिन के हेल्प के ही मसल्स सक कर लेती है, क्योंकि यही मसल्स स्टोर करने की भी कैपेसिटी रखती है। कुछ न कुछ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी मसल्स में उसको स्टोर करके रखती है।
तो उस कंडीशन में ये जब स्टोरेज फॉर्म में ग्लूकोज चला जाएगा तो वहाँ पर भी आपको इंसुलिन की कम नीड होगी, इंसुलिन की कम ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दूसरा फ़ायदा हो गया। अब उसके बाद जब इस तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे कम इंसुलिन के बगैर भी या इंसुलिन के कम हेल्प लेते हुए जब ग्लूकोज सेल्स तक जाने लगेगा तो वहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे कम होगा। मतलब मसल्स की जो सेंसिटिविटी है इंसुलिन के प्रति वो बढ़ने लगेगी। तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। तो आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि इन सब सिस्टम से आपको फायदा होते दिख रहा है। अब बात आती है एरोबिक और एनारोबिक की। जब आप एनारोबिक एक्सरसाइज करते हो तो वहां पर मसल्स ग्रो होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि जब लंग्स को कम सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की तो उस समय लंग्स भी ग्रो होने की कैपेसिटी में आता है। लंग्स के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो एल्वियोलाई हैं, जो आप देखेंगे कि यानी कि लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 60% ही काम करते रहता है नॉर्मल तरीके से। 40% कभी वो एक्टिव मोड में काम करता ही नहीं रहता है, वो इनएक्टिव रहता है, निष्क्रिय भाव में पड़ा रहता है। लेकिन जब हम इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पूरे लंग्स के जो सभी एल्वियोलाई हैं ओपन होते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई पहुँचती है और उनको भी ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए चांस मिलता है और वो उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए आपने कोरोना पीरियड में भी देखा होगा कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती थी। तो इस तरह से हमें अलग अलग तरीके से जो की हुई है एक्सरसाइज है जहां पर कि हम एरोबिक और एनारोबिक दोनों मोड में बार बार आते जाते रहेंगे, तब बॉडी का जो एक्सपेंशन है, मसल्स का जो एक्सपेंशन है, यानी हम मसल्स को जब तक हम शोर नहीं देंगे, मतलब मसल्स को जब तक कष्ट नहीं देंगे, सोरनेस जब तक फील नहीं होगा मसल्स को, तब तक आपकी मसल्स एक्टिव हो ही नहीं सकती है। आपकी मसल्स हमेशा इनएक्टिव मोड में रहेगी और आप भी जब हमेशा सेडेंटरी मूड यानी कि आलसी वाले भाव में हमेशा बने रहने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी में कोई भी इंप्रूवमेंट फ्यूचर में भी होगा नहीं। आप केवल गोलियां लेते रहेंगे और गोलियां लेकर के आप जिंदा रह सकते हैं, कुछ दिन तक आप अच्छे से चल तो सकते हैं लेकिन आप ठीक नहीं हो सकते, हेल्दी नहीं हो सकते। अब बात आती है कि आखिर ये इस तरह की इंटरवल ट्रेनिंग वाली जो एक्सरसाइज है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की एक्सरसाइज हमें किस तरह से करनी चाहिए। आपको एक एक मसल्स को पकड़ पकड़ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, ना कि आपको केवल रनिंग और वॉकिंग करना है। आप जब रनिंग और वॉकिंग करते हो तो वहां पर आप जब तक एनारोबिक मोड में आपकी बॉडी नहीं रहती है, आप बॉडी को जब अच्छे से मसल्स को इंगेज नहीं करते हो, तब तक आप अपने आप में या आपकी बॉडी को एक्सरसाइज का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो जब हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जिम जाने की ज़रूरत है, आपको कहीं ऐसे जगहों पे जाने की ज़रूरत है। आप कहीं भी घर में बैठे भी आपको आपके बॉडी की लंबाई के बराबर भी अगर घर में जगह है तो उतनी लंबी चौड़ी जगह में भी आप पूरी अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर सकते हो। आप एक एक मसल्स को एक्सरसाइज इस तरह से कीजिए, उसको एंगेज कीजिए। वेट लिफ्टिंग के कुछ वैसे वजन वाले सामान रख ले लीजिए, वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज कीजिए जहां पर कि आप देखेंगे कि आपके मसल्स को ज़्यादा इंगेज किया जा रहा है, आपके मसल्स पे ज़्यादा उसका असर देखने को मिल रहा है। और इस तरह करें कि आप समझिए ये इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मसल्स के ऊपर काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा। और आप 30 से 40 बार जब आप इसको कर रहे होते हैं, 30 से 40 बार करने में ये समझ लीजिए कि आप 30 से 40 सेकेंड ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जब आपको यहाँ पेन महसूस होने लगे, ऐसा लगने लगे कि अब तनाव महसूस हो रहा है, अब हम नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर आप 20 सेकेंड के लिए रुक जाइए, 30 सेकेंड के लिए रुक जाइए, लेकिन उससे ज़्यादा मत रुकिए जितना टाइम ने आपने एक्सरसाइज किया। मतलब आपने यहाँ पर अगर 30 सेकेंड से लेकर 40 सेकेंड तक अगर एक्सरसाइज किया है तो वहाँ पर आपको उससे कम पीरियड तक रुकना है, यानी बॉडी फिर एरोबिक मोड में आ रही है, लेकिन कंप्लीट एरोबिक मोड में आपको आने नहीं देना है। वापस 20-30 सेकेंड रुकने के बाद वापस से आप 40 सेकेंड्स उसी एक्सरसाइज को कीजिए, जिससे कि फिर से आपको यहाँ फीलिंग हो, पेन की फीलिंग हो, यानी सोरनेस की फीलिंग हो हमारे मसल्स को। और उस कंडीशन में जब हम ये इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के साथ में, और ये ज़्यादा टाइम नहीं करना है, आप एक एक मसल्स को पकड़ करके 20 मिनट 30 मिनट डेली एक्सरसाइज कीजिए। और आज आपने इस हाथ को कर लिया, अगले दिन इस हाथ को 20 से 30 मिनट कीजिए, इस मसल्स को बढ़ाइए। और आप जितना अधिक से अधिक रोज रेगुलर करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी मसल्स की जो टोन है वो बढ़ेगी, मसल्स के अंदर जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो बढ़ेगी, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। और वहाँ पर इस तरह की एक्सरसाइज करते हुए आप कुछ दिनों के बाद जब देखेंगे, चेक करेंगे अपना ब्लड शुगर लेवल,
तो वहाँ पर भी आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल में देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह की अगर एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस ये समझ लेते हैं, सुन लेते हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए और हम सुबह घर से निकल लेते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और हम एक्सरसाइज करते भी क्या है, 4 लोग मिल गए उनके साथ थोड़े से इधर-उधर हिल-डुल लिए और चले गए घर पर। तो ये की हुई एक्सरसाइज आपके मन को शांति दे सकती है, आपके मन को तसल्ली दे सकती है, लेकिन आपके डायबिटीज़ या आपके बॉडी के लिए किसी तरह से बेनिफिशियल नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की अगर एक्सरसाइज आप करते हैं और साथ में ग्लाइसेमिक लोड को कम करते हैं, डाइट के सिस्टम को थोड़ा समझ करके चलते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी डायबिटीज के साथ-साथ में आप ओबेसिटी, ज़्यादा अगर वज़न है उसको भी, या जो भी अलग दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको भी आप कंट्रोल में रख सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज, जिसमें बॉडी कुछ समय के लिए एरोबिक मोड से बाहर निकलकर एनारोबिक मोड में जाए और मसल्स को हम अच्छी तरीके से इंगेज करके इस तरह से एक्सरसाइज करें कि उसकी टोन बढ़े, और ये की हुई एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ, आपके हेल्थ के बारे में आपको जागरूक करना चाहता हूँ, आपको अधिक से अधिक बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। आप अपने हेल्थ को, अपने सिस्टम को, अपने बॉडी को समझने की कोशिश कीजिए और बीमारियों से बचने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा। इसके अलावा भी आप अगर मुझसे कोई स्पेसिफिक सलाह लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर या वेबसाइट पर जाकर के आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर हम आपको सलाह देने की भरपूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।